हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई पॉइंट। दोस्तों, हमने पिछले दो वीडियो में आपको एमपीईएसबी यानी मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की जो वैकेंसी आई थी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर यानी आईटीआई टीओ की जो वैकेंसी आई है उसके हमने दो सिलेबस के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के दो वीडियो अपलोड किए थे, जिसमें आपका फर्स्ट लेसन को कंप्लीट किया गया था, इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। पेपर कोड के है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर कोड जो है के है, वो हमने आपको बताया हुआ था। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज एक बार आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखें, आपकी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ट्रेड से, किससे, ट्रेड से 75 नंबर के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। इनका जो एग्जाम होता है आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का वो 100 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 75 नंबर के आपकी जो ट्रेड है, जो ट्रेड आपने फॉर्म को फिल किए हैं उससे 75 नंबर के आपके प्रश्न को पूछे जाते हैं। और 25 नंबर के जो प्रश्न होते हैं आपको वो जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर से होते हैं। ये सब्जेक्ट से आपको 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और हर एक जो सब्जेक्ट से जो है आपको 5 नंबर के प्रश्न देखने को मिलता है। तो एक जनरल नॉलेज की एक नई सीरीज को शुरू कर रहे हैं, या आपके आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के जो एग्जाम पैटर्न है उनके अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। और ये प्रश्न आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, इसलिए पूरे वीडियो को जरूर देखें। फर्स्ट प्रश्न है आपका, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत डैश के नाम पर रखा गया। कुतुब मीनार जो है किस सूफी संत के नाम पे रखा गया था, यह क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कुतुब मीनार की हिस्ट्री के बारे में। कुतुब मीनार, ये जो फोटो है ये कुतुब मीनार का है। कुतुब मीनार भारत के दक्षिण दिल्ली के महरौली भाग में स्थित ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। ये किस चीज से बनी हुई है, ईंट की बनी हुई है, और विश्व की, ना कि ये भारत, ये विश्व यानी वर्ल्ड की जो है सबसे ऊंची मीनार है। यह दिल्ली का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। यहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए, यहाँ घूमने के लिए टूरिस्ट लोग जाते हैं। इसकी ऊंचाई 73 मीटर यानी कि 239.5 फीट है। इसमें लगभग 371 सीढ़ियां हैं। मीनार के चारों ओर बने अहाते में भारतीय कला के कई उत्कृष्ट नमूने देखने को मिलते हैं। इसका जो निर्माण किया गया था, निर्माण जो काल है इसका जो किया गया था वो 1192 में हुआ था। कहा जाता है कि मीनार के पास के 27 किले, 27 किला जो है उसको तोड़कर दिल्ली का विजय और उपलक्ष्य में किला के मलबे से बनाई गई थी। इसका प्रमाण मीनार के अंदर कुतुब के चित्र से मिलता है। यह जो मीनार है, मीनार के आसपास जितने भी यानी 27 जो किले थे उसको तोड़कर और उसमें जो ईंट पत्थर जो उसका मलबा था उससे इस मीनार को बनाया गया था। इतिहासकारों का जो है मानना है कि दिल्ली के जो लास्ट हिंदू शासक जो थे उसको युद्ध में पराजित करके, जो मुस्लिम थे उसको पराजित करके दिल्ली को उन्होंने जीता था। और उसके उपलक्ष्य में ही, दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में ही कुतुब मीनार को बनाया गया था। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार पर एक शिलालेख में लिखा भी है कि यह मस्जिद वहां बनाई गई है जहां 27 हिंदू और जैन मंदिरों का मलबा था। इस मस्जिद में सदियों पुरानी मंदिर का भी एक बड़ा हिस्सा शामिल है। देवी देवताओं की मूर्ति और मंदिर की वास्तुकाल अभी भी आंगन के चारों ओर खंभों और दीवारों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यानी कि जो हिंदू और जैन के जो मंदिर थे 27, उसकी ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में, कुतुब मीनार जो बनाया गया था वो कितने हिंदू और जैन मंदिरों के मलबा से बनाया गया था। तो आपका जो आंसर, सही आंसर होगा वो 27 होगा। 27 हिंदू और जैन मंदिरों के मलबों से कुतुब मीनार को बनाया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में शुरू करवाया था। ऐबक ने केवल इसका आधार ही बनवाया था। आपको क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था सन 1192 में, लेकिन यह जो है सिर्फ इसका आधार ही यानी इसका बेस ही बना पाया था। इसके बाद उसका उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसकी 3 मंजिलें बनाई थी। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की 3 मंजिल जो है बनाई थी, और वो इल्तुतमिश जो है
कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी के साथ साथ उसका दामाद भी। 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने पांचवी और अंतिम मंजिलें बनवाई थी। इस प्रकार कुतुब मीनार का निर्माण लगभग 200 वर्षों में पूरा हुआ था। 1192 में शुरू किया गया था और 1368 में यह बन के कंप्लीट हुआ था। क्वेश्चन यह भी आ सकता था कि कुतुब मीनार का निर्माण कब किया गया था और इसका निर्माण कब जो है कंप्लीट हुआ। तो कंप्लीट हुआ था 1368 में और इसका जो निर्माण शुरू किया गया था 1192 ईस्वी में किया गया था। और इसकी जो लास्ट थी पांचवी और अंतिम मंजिल वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। और बेस जो है इसका वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और इसके बाद तीन मंजिलें जो है इल्तुतमिश ने बनवाया था, जो कि ऐबक का दामाद था और उत्तराधिकारी भी। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है और यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण विजय की मीनार के रूप में किया गया था। यह मीनार दिल्ली के अंतिम हिंदू राज की हार के बाद बनाई गई थी। यह मीनार दिल्ली के मुस्लिम शासक की शुरुआत का प्रतीक भी है। क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि कुतुब मीनार किस शासक की शुरुआत का प्रतीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा मुस्लिम। कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 फीट है और इसका व्यास का आधार 24.5 मीटर है। यह मीनार लाल और सफेद बलुआ पत्थर से भी बनी है। मीनार के प्रत्येक मंजिल पर एक बालकनी है। यहाँ पे कुछ दुर्घटनाएं भी घटी हुई है। ये जो है ये बालकनी है मीनार की, ये बालकनी है और ये जो सबसे ऊपरी जो है इसकी ऊपरी मंजिल है। यहाँ पे दुर्घटना घटी थी 8 दिसंबर 1900। चेक अभिनेत्री। चेक एक देश का नाम है। यह यूरोप में है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है चेक देश। इसका उत्तर और पूर्वी सीमा पर पोलैंड और पश्चिमी सीमा पर जर्मनी, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया और पूर्व में स्लोवाकिया है। और इसकी राजधानी जो है चेक की राजधानी वो प्राग है। चेक देश को चेक गणराज्य और चेक गणराज्य या चेकिया के नाम से भी जाना जाता है। ये भी प्रश्न आपके आ सकते हैं, इस पॉइंट को आप जरूर नोट कीजिएगा। चेक की अभिनेत्री और महाराजा जगतजीत सिंह की छठी पत्नी तारा देवी अपने दो पोमेरियान कुत्तों के साथ टावर से गिरकर मर गई। दूसरा घटना 1976 से पहले आम जनता को आंतरिक सीढ़ी के माध्यम से मीनार की पहली मंजिल तक पहुंचने की अनुमति थी। 2000 के बाद आत्महत्याओं के कारण शीर्ष पर पहुंच बंद कर दी गई थी। 4 सितंबर 1981 को सीढ़ी की रोशनी खराब हो गई। 300 से 400 के बीच अंकतुल्कों को बाहर निकालने की कोशिश की गई। 45 लोग मारे गए और कुछ घायल हो गए। इन 300 से 400 जो लोग थे इसमें, जो विजिट करने के लिए घूमने के लिए जो गए थे, उसमें से 45 लोग मर गए, डेट कर गए और कुछ लोग घायल हो गए। इसमें से अधिकतर जो बच्चे थे, जो 45 लोग मरे थे, इसमें अधिकतर बच्चे स्कूल के बच्चे थे। और तब से जो है इसे मीनार को जो है जनता के लिए बंद कर दिया गया था। इस घटना के बाद से प्रवेश संबंधित नियम कार्य कर दिए गए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। इसका जो निर्माण किया गया था, जो संत थे वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। कुतुब मीनार में जो है अलाउद्दीन का मदरसा और इल्तुतमिश की कब्र भी है। जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो बी नंबर है। ख्वाज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में मीनार की ऊंचाई जो है 73 मीटर है। और इसको जो शुरू किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1192 में। और इसके यह जो है सिर्फ इसका आधार को ही बना पाया था, उसके बाद इसकी डेथ हो गई थी। इसके बाद जो है इसका उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसकी तीसरी मंजिल तक इसको जो है बनाया था। और लास्ट जो था 1368 ईस्वी में फिरोज शाह
तुगलक ने इसकी पांचवी और आखिरी यानी अंतिम मंजिल को बना के इसको कंप्लीट कराया था। इसके बनाने की शुरुआत 1192 और ये बन के जो तैयार हुआ था 1368 ईस्वी में। कुतुब मीनार का जो नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसको रखा गया है। इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर ए का बी ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन है कि भोपाल जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? हु बिल्ड भोपाल जामा मस्जिद? ऑप्शन राजिया सुल्तान, निजाम खान, होशंग शाह, खुदसिया बेगम। राजिया सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश की बेटी है। इल्तुतमिश की बेटी है और इल्तुतमिश का जो पूरा नाम है शमसुद्दीन इल्तुतमिश है। तो फ्रेज कर देते हैं। शमसुद्दीन इल्तुतमिश बेटी का जो नाम है वो है राजिया सुल्तान। राजिया सुल्तान का जो पूरा नाम है रजियात उल दुनिया उल दीन। इसका पूरा नाम यही है। राजिया सुल्तान को जो है सुल्ताना के भी नाम से लोग पुकारते थे। इसका जन्म जो है 1205 में हुआ था और इसकी जो मृत्यु है वो 15 अक्टूबर 1240 में हुआ था, यानी यह 35 साल की आयु में डेट कर गई थी। और राजिया सुल्तान का जो है शासक काल जो है वो सिर्फ 4 साल तक ही रहा। और इसके जो पति का नाम है राजिया सुल्तान का जो हस्बैंड है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे भी आप नोट जरूर कर ले। हिस्ट्री से भी क्वेश्चन सब बहुत अच्छे खासे रहते हैं। मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ये इसका पति का नाम था। राजिया सुल्तान के बारे में आप नेट पे भी बहुत सर्च कर सकते हैं। बहुत फेमस उस टाइम की सुल्ताना थी। निजाम खान, निजाम खान को उस्मान अली खान के नाम से भी जाना जाता है। इसका पूरा नाम निजाम उल मुल्क हसब जहां सत्यम है। इसका जन्म जो है 6 अप्रैल 6 अप्रैल 1886 को हुआ था और इसका जो डेट है वो है 24 फरवरी 1967 ईस्वी। होशंग शाह, होशंग शाह जो है मालावा क्षेत्र का औपचारिक रूप से नियुक्त प्रथम इस्लामिक राजा था। इसे हुसंग शाह गौरी के नाम से भी जाना जाता है। खुदसिया बेगम, खुदसिया बेगम भोपाल रियासत, उस टाइम पे तो बहुत फेमस था भोपाल रियासत। भोपाल रियासत की पहली महिला शासक थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि भोपाल रियासत की सबसे पहली मुस्लिम शासक कौन थी? तो खुदसिया बेगम जो है भोपाल रियासत की पहली मुस्लिम शासक थी, जिसे गौहर बेगम के नाम से भी जाना जाता है। भारत का इतिहास बेटियों के मामले में काफी समृद्ध रहा है। इस धरती पर जहां एक और रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतिका का शासन रहा, वहीं मुस्लिम ये सभी जो रानी है ये हिंदू सनातन धर्म की है। और वहीं दूसरी ओर मुगल रियासत संभालने वाली राजिया सुल्तान नूरजहां खुदसिया बेगम, जिसका सिगत बहुत इज्जत से इसका जो है नाम लिया जाता है, नाम आता है। इन लोगों ने अपने शासन काल में बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं, जिनके कारण इनका नाम अभी तक लिया गया है और आने वाले समय में भी लिया जाएगा। इन्हीं नामों की इस सूची की और समृद्ध बनाती है भोपाल की नवाबी रियासत, जो सही मायनों में बेगमों की आबाद रही। भोपाल के 240 साल पुराने इतिहास के 107 साल वो थे जहां बेगमों ने शासन किया। भोपाल के 107 साल यानी 107 साल तक बेगमों यानी वहां की जो क्वीन थी, किंग वहां पे नहीं ज्यादा दिन तक नहीं रहे। किंग के डेथ होने के बाद जो है वहां की जो क्वीन थी उन्होंने शासन किया। इन सालों में रियासत को लगातार 4 बेगम मिले। 107
107 साल में 4 शासक रही, वो भी मुस्लिम बेगम, जिन्होंने अपनी वास्तुकला से न केवल शहर को संवारा बल्कि अपनी बुद्धि के बल पर रियासत की रक्षा भी की। उन्हीं बेगमों में पहली शासक खुदेसिया बेगम थी। इन्होंने ही खुदसिया मस्जिद का निर्माण किया। खुदसिया मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो शासक का पहले ही नाम है, लास्ट में आप बेगम लगा दीजिए। खुदसिया बेगम ने खुदसिया मस्जिद का निर्माण करवाया था। 1819 में 18 वर्षीय खुदसिया बेगम ने अपनी पति की हत्या के बाद, जब इन्होंने बागडोर संभाला था भोपाल रियासत की, उसकी आयु सिर्फ 18 वर्ष थी। वह भोपाल रियासत की पहली मुस्लिम शासक थी। हालांकि वो अनपढ़ थी, यानी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो बहादुर थी और उसने पर्दा परंपरा का पालन करने से इनकार कर दिया। जो पर्दा के पीछे रहने का जो मुस्लिम रिवाज है, मुस्लिम लोग ज्यादा इस चीज को रिलेट करेंगे कि मुस्लिम की जो परंपरा रही है शुरू से महिलाओं को पर्दे में रखने का, उसका इन्होंने विरोध किया और उसने घोषणा की कि 2 वर्षीय बेटी सिकंदर जहां शासक के रूप में उसका पालन करेगी। उसके फैसले को चुनौती देने की हिम्मत उनके परिवार, उनके किसी भी सदस्य ने नहीं। उन्होंने भोपाल में जामा मस्जिद और खूबसूरत महल गौहर महल, जिसे नगर बाग भी कहा जाता है, गौहर महल जिसे नजर बाग भी कहा जाता है, का निर्माण कराया था। इन्होंने 1837 तक शासन किया। अपनी बेटी की परवरिश कर काबिल बनाया और इनके इंतकाल यानी इसके डेथ करने के बाद जो इसने पूरी पूरी राज अपने बेटी को यानी सिकंदर जहां को इन्होंने सौंप दिया। खुदसिया बेगम 1819 से लेके 1837 तक भोपाल रियासत पे शासन इन्होंने किया। तो भोपाल का जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? खुदसिया बेगम ने। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तीसरा प्रश्न, मानव जाति राष्ट्रीय संग्रहालय या मनुष्य का संग्रहालय डैश में स्थित एक मानव विज्ञान संग्रहालय है? ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मानव विज्ञान संग्रहालय क्या है। मानव विज्ञान संग्रहालय जो है, जिसमें आदिवासी जीवन, सांस्कृतिक विरासत और मानव विकास के विभिन्न पहलू के विभिन्न पहलू को प्रस्तुत करता है, जिसे मानव विज्ञान संग्रहालय कहा जाता है। ये जो है आपके भोपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अजंता और एलोरा गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? एग्जाम में जो है गुफा से रिलेटेड भी प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। ये एक प्रश्न है। अजंता और एलोरा गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और राजस्थान। अजंता और एलोरा गुफा जो है महाराष्ट्र में स्थित है और अजंता गुफा जो है ये आपके औरंगाबाद जिले में एक अजंता गांव का नाम भी क्या है? अजंता है, में स्थित है। यह जो है दूवीं सती ईसा पूर्व से 6वीं सदी, दूवीं सदी से 6वीं सदी ईस्वी तक की अवधि की है। इन्हें बौद्ध भिक्षु द्वारा निर्माण किया गया था। इसमें चित्रित जो चित्रकला है वो फ्रेस्को और धार्मिक चित्रों की उत्कृष्टता है। किसमें? अजंता में। और एलोरा जो गुफा है यह भी औरंगाबाद, कहाँ पे? औरंगाबाद में स्थित है। ये 6वीं से ये
6वीं से 9वीं सती ईसा के बीच में बनी है। एलोरा गुफा हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म, ये 3 धर्म की जो है मिश्रण है। और इसमें कैलाश मंदिर जो एक विशाल रॉक कट मंदिर है, विशेष रूप से प्रसिद्ध है। किसमें? एलोरा गुफा में। और ये दोनों गुफा जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल इसे माना गया है। और भारतीय कला और वास्तुकला का महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करती है अजंता और एलोरा गुफा। ये आपके महाराष्ट्र स्टेट में स्थित है। गरुड़ सतम की स्थापना कहाँ हुई थी? गरुड़ सतम की जो है स्थापना कहाँ हुई थी? अशोकनगर, विदिशा, बुरहानपुर, ग्वालियर। गरुड़ सतम की जो है स्थापना विदिशा में हुई थी, जो कि एमपी में है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान में डैश से जुड़ा है? 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, तीसरी अनुसूची। परिवार नियोजन जो है भारत के संविधान में, परिवार नियोजन को संविधान के सत्यवर्ती सूची के तहत आता है। 7वीं की सूची नंबर 3 में होता है। इस सूची में ऐसे विषय को शामिल किया जाता है जो केंद्र और राज्य दोनों विधायकी कानून बना सकते हैं। परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण और संबंधित मुद्दे इस समवर्तीय सूची के तहत आते हैं। ये आपके 7वें अनुसूची है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का संबंध डॉक्ट्रिस ऑफ लेम्स यानी हड़प नीति, यानी किसी भी चीज को हड़पना से है? अंग्रेज ने शुरू से यही कार्य किया था और भी कुछ कार्य किए थे जिसके अवशेष अभी भी इंडिया में है। चलिए प्रश्न पे आते हैं। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डलहौजी। सबसे पहले जानते हैं कि हड़प नीति क्या है। व्यक्तिगत का सिद्धांत या हड़प नीति या चूक की नीति, इसे 3 नाम से भी जाना जाता है। पैतृक वारिस न होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता कंपनी के द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटेन साम्राज्य में मिलाने की नीति व्यापक सिद्धांत या हड़प नीति कहलाती है। कंपनी के जो गवर्नर थे जनरल ने भारत राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के उद्देश्य से कई नियम बनाए। भारत के जो राजू थे, जितने भी राज थे, उनको अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के लिए उन्होंने कई उद्देश्य को बनाए। उदाहरण के लिए किसी राजा के निसंतान होने पर उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाता। राज हड़प नीति के कारण भारतीय नरेशों में बहुत असंतोष पैदा हुआ। 1897 में हुए ब्रिटेन शासन के खिलाफ भारतीय प्रतिरोध को जन्म देने में इस नीति का महत्वपूर्ण भूमिका थी। डलहौजी ने इस सिद्धांत पर कार्य किया कि संभव हो सके ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया जाए। इस सिद्धांत को उन्होंने इसलिए बनाया था कि जितने भी उस समय के राजा थे, जिनके कोई भी वारिस नहीं था, कोई भी पुत्र ये नहीं थे उस राज को चलाने के लिए, तो वो क्या करते थे, उस राज को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में उसको जोड़ देते थे। और इस चीज को उन्होंने लागू किया और चलने दिया ताकि वो अपने ब्रिटिश साम्राज्य को विस्तार कर सके, यानी उसे बढ़ा सके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड डलहौजी ने ही हड़प्पा नीति का आगमन किया था, इसको लागू किया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? ऑप्शन 21, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 12। भारतीय संविधान के कुल 9 अनुसूचियां हैं। अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिंगापुर, जर्मनी, फ्रांस, रूस। ISSF के बारे में अभी जानते हैं। ये जो है अंतरराष्ट्रीय निशानाबाजी खेल महासंघ है। ओलंपिक निशानाबाजी स्पर्धाओं का शाही इकाई है। यह कई गैर ओलंपिक निशानाबाजी खेल स्पर्धाओं को भी नियंत्रण करता है। महासंघ की गतिविधियों के खेल के विनियमन, ओलंपिक योग्यता स्पर्धाओं का कोटा स्थान का प्रबंधन, साथ ही ISSF विश्व कप संग्रहालय और ISSF विश्व चैंपियन जैसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन शामिल है। ISSF की स्थापना 1907 में अंतरराष्ट्रीय शूटिंग संघ ISU फ्रेंच यूनियन इंटरनेशनल डी तीर के रूप में की गई थी, जिसका नाम 1998 में बदल दिया गया। महासंघ दुनिया भर के 150 से अधिक राष्ट्रीय शूटिंग महासंघों को संवर्धित करता है। ISSF का मुख्यालय
म्यूनिक जर्मनी में है। 2022 से आईएसएसएफ प्रेसिडेंसी लूसियानो लूसियानो रोसी के पास है, जो एक पूर्व इतालवी सेनेटर और इतालवी क्लब रीजन फेडरेशन है के प्रमुख है। आईएसएसएफ निम्नलिखित प्रतियोगिताओं को चैंपियन के रूप में मान्यता देता है। ओलंपिक खेल विश्व निशानाबाजी चैंपियन हर 4 साल में और हर 4 साल में तथा शॉटगन स्पर्धाओं के लिए हर दूसरे वर्ष में आयोजित की जाती है। वर्ष में 4 बार आईएसएसएफ विश्व कप और एक फाइनल, वर्ष में 4 बार आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप और एक फाइनल, क्षेत्रीय चैंपियनशिप जैसे यूरोपीय चैंपियन या पैन अमेरिकन गेम्स, जिनकी नियमितता क्षेत्रीय स्तर पर तय की जाती है। यह एकमात्र प्रतियोगिता है जिस पर आईएसएसएफ समितियों का सीधा नियंत्रण होता है और एकमात्र प्रतियोगिता जहां विश्व रिकॉर्ड बनाए जा सकते हैं। इसे कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड वास्तव में विश्व रिकॉर्ड से भी ऊंचा हो जाता है। आपके लिए प्रश्न है, भारत ने ओलंपिक में निशानाबाजी में डैश पदक जीते हैं, यानी कितने पदक, यानी कि भारत ने ओलंपिक निशानाबाजी में कितने पदक जीते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आईएसएसएफ का मुख्यालय जो है जर्मनी में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चटकोरा नृत्य निम्नलिखित में किस जनजाति द्वारा किया जाता है? चटकोरा नृत्य जो है यूपी और मध्य प्रदेश में कुछ हिस्सों में लोकप्रिय है। यह नृत्य खास करके फसल की जो कटाई होती है उस टाइम पे किया जाता है और अन्य सामाजिक अवसरों पर भी इनको करते हैं। ये कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है चटकोरा नृत्य। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।